हेलो बच्चों। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज का नाम रहेगा चैप्टर 10+11। जो आपके 12th क्लास के मैथ्स के दो चैप्टर है, वेक्टर अलजेब्रा एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों चैप्टर आपके सीबीएसई में वेटेज रखते हैं 14 मार्क्स की। तो ये इस सीरीज के 4 पार्ट रहेंगे। इस सीरीज के थ्रू हम आपके 14 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप, इसलिए हमने इस सीरीज बनाई है। तो आप इनके चारों पार्ट अच्छे से देखना, तो आपके 14 मार्क्स पक्के अच्छे से कवर हो जाएंगे। और बेटा एक एक चैप्टर में, जैसे पार्ट 1 में हमने वेक्टर अलजेब्रा पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर किया है, पार्ट 2 में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लियर किया है, और पार्ट 3 में उन दोनों चैप्टर के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने लिए हैं, और पार्ट 4 में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। तो इससे आपका पूरा वेक्टर अलजेब्रा प्लस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कवर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर लेना ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएं। तो और जो बच्चे, और हाँ एक बात और कहना चाहती हूँ, जो बच्चे रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, तो वो इस वीडियो को और इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इन दोनों पे मूव कर सकते हो ताकि आपका टाइम अब लास्ट में वेस्ट ना हो। तो आप ये दोनों अच्छे से देख सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ वेक्टर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेक्टर है क्या। अभी तक हमने जो एक पढ़ा है, एक लाइन है हमारे पास, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है लाइक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी गिवन होगा। लेकिन अब वेक्टर में क्या होगा, आपके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, एज वेल एज डायरेक्शन भी आपके पास गिवन होगी। ओके, दिस इज द वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर ये पॉइंट में ए ले लेती हूँ, इसका बी ले लेती हूँ, तो इसकी आपको डायरेक्शन गिवन है कि ये फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द डायरेक्शन। ये इधर की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन है ए टू बी। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे, एक ए टू बी, इसके ऊपर एक एरो आएगा जो कि इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ए टू बी। अगर हमारे पास वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन ये एज इट इज होता है ए बी, और इसकी डायरेक्शन इस साइड होती है, मतलब बी से बी टू ए होती है, तो हम इसका कैसे लिखते हैं, हाउ विल राइट दिस, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बी टू ए और एरो होगा बी की साइड। तो जो ये हमारा लिखने का ऑर्डर है, तो ये बहुत मैटर करता है, इसको ध्यान से लिखना है। ये हमारी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अभी तक हम क्या लिखते आए थे, अगर हमारे पास एक लाइन है 4 सेंटीमीटर दैट इज ए बी, तो इसके अंदर क्या था, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। बट इन वेक्टर्स ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, इसके अंदर हमारी डायरेक्शन डिफर कर रही है। हो सकता है ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। तो ये वेक्टर्स के अंदर हमें ध्यान रखना होता है। और ये क्या होता है हमारे पास, ए इज द इनिशियल पॉइंट, ये क्या है हमारे पास, इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। बी इज द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल जहां पर वो एंड हो रहा है, और इनिशियल जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा इधर की साइड क्या आता है, इनिशियल पॉइंट, इधर आता है टर्मिनल पॉइंट, और इधर आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, that it moving in that direction. So this is our B is the initial point, B is the initial point and A is the terminal point here. Okay, अब इसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड तो पता है, अब इसके अंदर डायरेक्शन, अभी हमने इसका रिप्रेजेंट बता दिया कि डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट हाउ वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बट अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसको हम मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको जानने के लिए हमें सीखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर के लिए हम उसी पे वर्क करेंगे जो अपना 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, अब इसके अंदर आप देखो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को। ये तो हमारी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी इज डायरेक्शन, एंड इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड विल बी, इसके आगे ये मोड के साइन आ जाएंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मीनिंग सेम है कि अगर वो हमारा लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड, अगर इसकी हम लेंथ बता रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं होगी। तो अगर किसी का भी कोई भी वेक्टर है ए बी, कोई भी वेक्टर है, उसका लेस देन 0, ये मीनिंगलेस टॉक हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग। लेस देन 0 कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगी। ओके, अब इसके अंदर पोजीशन वेक्टर जानने के लिए एक हम ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं P, लेट P, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, और यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। एक यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ओ ओरिजिन टू P। एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया,
इसको, इसका नाम क्या है, ओपी भी नाम है और इसको हम लेट आर भी बोल सकते हैं, आर भी हम इसको बोल सकते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पी एक्स वाई जेड, इसका क्या है, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका आर क्या होगा, इसके अंदर आर इज द पोजीशन वेक्टर, ये पी का क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है, या फिर इसको पी क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है। समझ आया आपको? तो पोजीशन वेक्टर, अब इसके अंदर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके अंदर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो क्या रहेगा, पी का जो आर का मैग्नीट्यूड है वो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मोड लगाकर, तो ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गॉट द पॉइंट, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अभी जो ये वाला पॉइंट है जिसके यहाँ पर भी आपको ओरिजिन नहीं है, यहाँ पर भी ओरिजिन नहीं है, तो इसका हम आगे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पहले हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर हम इसको आगे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी आप इसके लिए करो, पोजीशन वेक्टर है, अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस, ये आपका क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड रहेगा। गॉट द पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस में अब एक आपने पढ़ा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है रेक्टेंगुलर, ये ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें कोई भी पॉइंट लिया हमने एक्स वाई जेड जिसके की कोऑर्डिनेट्स है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसके अंदर डायरेक्शन एंगल्स, सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्शन एंगल्स। एक एंगल जो ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, दैट इज, उसको नाम दे देते हैं अल्फा। डायरेक्शन एंगल्स अल्फा विद रिस्पेक्ट टू, विद अलोंग, अलोंग आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। सेकंड एंगल बीटा जो कि वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, बीटा इज द एंगल अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज द गामा जो कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बन रहा है, दैट इज गामा अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इनको, ये क्या है, डायरेक्शन एंगल्स जो कि डायरेक्शन बता रहे हैं। डायरेक्शन एंगल से हमें डायरेक्शन पता लगती है कि ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है, कितने डिग्री पे वो टिल्ट है उससे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो अब हमारे पास इससे क्या आते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हीं एंगल्स का कोसाइन लेंगे तो वो हमारे क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, दिस ओके, डायरेक्शन कोसाइंस। इसे हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos गामा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल बन रहा है, तो इसलिए आपका ये कोसाइन आया है। ये एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ है, ये एंगल आपका वाई एक्सिस के साथ है, ये वाला आपका जेड एक्सिस के साथ है, तो हमने इसको एक्स एक्सिस वाले को नाम दिया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को हमने नाम दिया एल। एल इज इक्वल, मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोस अल्फा, एम इज इक्वल्स टू कोस बीटा एंड एन इज इक्वल्स टू कोस गामा। समझ पा रहे हो? अब इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ रिलेशंस हैं जो हमें लर्न करने हैं अभी इस टाइम पर, जब आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो इस टाइम पर आपको प्लीज मतलब डेरिवेशंस के ऊपर मत जाना, अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अब इसके अंदर एक आपको क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी आइडेंटिटी, ठीक है। इसके कैसे भी लिख सकते हैं, एल क्या है हमारा,
cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1। आपको ये लर्न रखना है, ठीक है? समझ रहे हो आप इसको? इसको अच्छे से लर्न कर लेना, आपको समझ आ गया। अब दूसरी टर्म क्या आती है हमारे पास? डायरेक्शन रेशियोज। अब दूसरी टर्म क्या आती है? डायरेक्शन रेशियोज। अब हम डायरेक्शन रेशियोज पढ़ेंगे। डायरेक्शन रेशियो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनेट होते हैं। जैसे कि हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है एल, एम, एन। कुछ नंबर जो उनके साथ प्रोपोर्शनेट है, लाइक ए बी सी। जनरली हम ए बी सी से ही डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को। हम ऐसे डिनोट करते हैं ए बी सी, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ अ लाइन। पोजीशन वेक्टर एक लाइन है, पोजीशन वेक्टर और अ लाइन, और इज इक्वल्स टू, ये सारे इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, और किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल होते हैं ये, ठीक है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो रिलेशंस में बता रही हूँ आपको। अब इसके अंदर एक और रिलेशन आता है। एक एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो हमने डायरेक्शन कोसाइंस के लिए सीखा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, बट डायरेक्शन रेशियोज के लिए नहीं होता। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं होता। कहीं पर ये मत लगा देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज में डिफरेंस है, ठीक है? अब कोई एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हों, डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर एक रिलेशन, ठीक है, मान लो एल। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं किसी भी लाइन के, ए बी सी आर गिवन, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? प्लस माइनस ए बाय एल किसके लिए है? एक्स के लिए है, तो ए भी एक्स के लिए ही है, उसके साथ ही प्रोपोर्शनेट में है। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, क्या एक्स के लिए जा रहा है, क्या वाई के लिए जा रहा है, क्या जेड के लिए जा रहा है। एल एल निकालना है तो हमारे पास ऊपर आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम क्या आ जाएगा? सेम ऐसे ही प्लस माइनस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल्स टू सी प्लस माइनस ऑफ सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, आपको ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये रेशियोज आपको गिवन है और आपको कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, तो आप इससे जाओगे। और इसके अंदर दो होता है, प्लस माइनस का साइन निकलता है आपका, ठीक है, दो निकलेंगे, एक प्लस भी होता है, नेगेटिव भी होता है। डायरेक्शन कोसाइंस दो होते हैं। जैसे कि एक तो आप, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे कर दे कोस अल्फा की जगह कॉस पाई माइनस अल्फा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। तो आपके ये कॉस पाई माइनस बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस कॉस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा, माइनस कॉस गामा। तो ये आपके साइन चेंज कर देता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो डायरेक्शंस को साइंस कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों हमें लेने होते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमने यहाँ पर साइंस लिखा हुआ है, ठीक है? ये अभी आप समझ लो। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन अभी जो बात मैं समझा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझो, मतलब बिल्कुल भी मिस मत करना, एक पॉइंट भी मिस मत कर देना, बिकॉज मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही आपको समझा रही हूँ चीजें। अब इसके बाद आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या हुआ? उसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जैसे कि कोई वेक्टर है पॉइंट वेक्टर, क्या बोल सकते हो आप इसको? पॉइंट वेक्टर। अब ए वेक्टर है ये, तो ए टू ए तो जीरो, वो आगे तो चला ही नहीं, तो ये क्या बना? ए टू ए। ऐसे बी टू बी, जो भी सेम वेक्टर्स है सारे क्या है? जीरो वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर, अब नाम से पता चल रहा है यूनिट मींस वन, जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को, जैसे कि कोई भी वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वन है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि कोई वेक्टर है ए है, ये ए वेक्टर चल रहा है हमारा, यहां से यहां तक कोई ए वेक्टर चल रहा है, इसका हमने यूनिट ले लिया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इतने पार्ट को? ये इसके ऊपर ऐसे कैप आती है, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर।
गॉट द पॉइंट। और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तभी इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कि अगर हमने इस पार्ट का कोई भी एक छोटा सा लाइन सेगमेंट लिया है और जिसका की मैग्नीट्यूड 1 है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और ये तो मैंने इसमें से एग्जांपल दे दिया। अदरवाइज नॉर्मल भी कोई भी वेक्टर जिसका की मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता लग जाता है यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। को इनिशियल, इनिशियल से आपको पता चल रहा है जहां से इनिशिएटिव हो रहा है, जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो को इनिशियल जो कि यहाँ से जितने भी वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब ये सारे वेक्टर्स क्या है, अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये सारे क्या है, को इनिशियल, एक ही जगह से ये स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट सेम है सबका। को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स में क्या होता है, अभी तक तो हमने पढ़ा था अगर पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही लाइन में आएंगे तो ही वो कोलिनियर वेक्टर्स है, वो सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स है। बट वेक्टर के केस में ये नहीं होता, वेक्टर के केस में ये नहीं होता। वेक्टर के केस में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल भी हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो ये वाला केस हो सकता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये सेम वाला केस ले लिया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता, दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो सकती है, तो भी वो कोलिनियर वेक्टर्स ही रहेंगे, ठीक है। और ये पैरेलल में हमें पता लग गया मैग्नीट्यूड, बस वो पैरेलल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट दे मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। अब ये वाला, ये भी हमारा कोलिनियर का केस होता है। अगर एक ये है और ये है, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ से इनका को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल जो वेक्टर्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो इनको क्या है, ये भी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इक्वल वेक्टर्स क्या आते हैं, जिनका की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगी, तभी उनको हम इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं बोलेंगे। गॉट द पॉइंट। इसका ये दोनों वेक्टर सेम लग रहे हैं, अगर एक 2 यूनिट्स का, ये भी 2 यूनिट्स का है, तो ये इक्वल है। ये इक्वल, अगर ये भी 2 यूनिट है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ये मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, दोनों ही चीज इक्वल होंगी तभी वो इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है बेटा। छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना इन चीजों का। 6th आता है आपका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव क्या, डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अब जैसे कि एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे हो गया बी ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट इन द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नाउ फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या है कि हम उसको पैरेलली ना कहीं भी मूव कर सकते हैं, जो हमारा अभी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने समझा कि अभी हम इसी के अंदर बात करेंगे, सारी इसी से रिलेटेड बात करेंगे, जो भी हमारी वेक्टर्स होंगे इसी स्पेस में हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो हम सेम रखें, और उस सॉरी एक ही साइड बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड तो हम सेम रखें, उसकी डायरेक्शन भी हम सेम रखें, लेकिन इसको हम अपने कन्वीनियंट के लिए इधर इधर मूव कर रहे हैं, और वो भी जो इसका प्रिंसिपल वेक्टर है उसके पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, हम उसको मूव कर सकते हैं। एक वेक्टर होते हैं कि वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं और इस लाइन के पैरेलल है, क्या हम इसको मूव कर सकते हैं, वो इस पॉइंट से, अगर हम इसको यहाँ पे कर देंगे तो क्या इस पॉइंट से मूव होगा, वो नहीं होगा, तो ये फ्री वेक्टर नहीं है, इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, इन टाइप को क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन हमारा जो कोर्स है, जो हमें आगे स्टडी करनी है, वो फ्री वेक्टर्स के लिए हमें स्टडी करनी है, हमारे चैप्टर में फ्री वेक्टर्स के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। इनको हम पैरेलली मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बट वी कैन मूव इट फ्रीली, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनके अंदर आपको पता लग जाएगा कि हमें उसको फ्रीली मूव करना है। विच ऑफ, अब कुछ क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे ले लेते हैं।
विच ऑफ द वेक्टर्स आर, इसमें अब देखो कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर में मैंने क्या बताया था, ऐसे वेक्टर्स, देखो ऐसे वेक्टर्स जो कि पैरेलल होंगे, उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता और उनका डायरेक्शन भी डिपेंड नहीं करती, बट वो पैरेलल होने चाहिए। और ये वाले भी कोलीनियर, ये भी एक केस है कि ये भी हमारा कोलीनियर वेक्टर में आता है, सेम लाइन में आ रहा है तो वो तो कोलीनियर हो ही गया, ठीक है। तो इसके अंदर कोलीनियर वेक्टर्स कौन से हुए, देखो ए और सी तो हमें दिख रहा है पैरेलल है, तो ए और डी भी, जो मैंने ये वाला केस आपको समझाया, तो इसके अकॉर्डिंग डी भी, तो ए सी एंड डी, देखो ए और डी भी तो आपस में है ना, चाहे वो उधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, पर है तो ना आपस में पैरेलल, ठीक है। और सी एंड डी, तो ये तीनों इक्वल वेक्टर्स कौन से, देखो ये 1 यूनिट दिखा रहा है, 2 यूनिट, 1 2, देखो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, तो यही दोनों है, ए एंड सी आर इक्वल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल जहां से वो उनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये वाला पॉइंट सेम दिखा रहा है, देखो यहाँ से ये भी जा रहा है, इनिशियल, इनिशियल यहाँ से इनिशियल, अब आप ये वाला पॉइंट भी देख सकते हो, लेकिन देखो ये तो इसका टर्मिनल पॉइंट है ना, इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है बी का, वो ए का इनिशियल पॉइंट है पर बी का टर्मिनल पॉइंट है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ये वाला इनिशियल पॉइंट है और इससे कौन कौन से जा रहे हैं, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है, कर लेते हैं। अब ये कुछ है कि इसके अंदर आपको कुछ मेजर्स गिवन है और उसके अंदर आपको पूछा जाता है, इसके अंदर आपको कुछ मेजर्स गिवन है और आपको पूछा जाता है कि ये स्केलर्स है या वेक्टर है। 10 केजी, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इजी रहेगा पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास मास है, मास इज द स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर हमें कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। ये क्या है, हमें डायरेक्शन दी है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, दिस इज द डायरेक्शन गिवन, दिस इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस, दिस इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन डायरेक्शन के साथ, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन गिवन है मींस वेक्टर। 40 डिग्री इज द डिग्री मेजर, जस्ट a डिग्री मेजर, this is a scalar quantity. 40 watt, this is the power, only magnitude, this is the watt is the SI unit of power, this is only magnitude, that is scalar, just a magnitude. Coulomb, this is the electric charge, SI unit of the इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटा ये कॉमर्स वाले बच्चों अच्छे से ध्यान इसको लर्न कर लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये क्या है हमारा स्केलर, दिस इज जस्ट अ क्वांटिटी, ठीक है, जस्ट अ मैग्नीट्यूड। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, न्यूटन इज द एक्सआई यूनिट ऑफ द फोर्स एंड दिस इज द फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर। किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्केलर, नोट अ डायरेक्शन गिवन टू यू। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स नॉर्थ, अब इसमें डायरेक्शन दे दी, जब स्पीड को डायरेक्शन मिलती है तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है, एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। 5 सेकेंड्स इज द टाइम, टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ डायरेक्शन। दिस इज वॉल्यूम, ये किसकी है एसआई यूनिट, वॉल्यूम की, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर। दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर, दिस इज द स्केलर, ये अच्छे से लर्न कर लेना। देखो अगेन यही वाला क्वेश्चन आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड, अगेन टाइम पीरियड स्केलर, वर्क डन इज स्केलर, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इसके बीच में, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ा था ना फोर्स, यहाँ पे न्यूटन वाला फोर्स। वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन अगेन आ रहा है, वेलोसिटी बार बार आ रहा है, तो ये हो गया वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, बस आपको स्केलर और वेक्टर के लिए आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब ये डिस्टेंस हमने किया स्केलर पर, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बताया जाता है यहाँ से यहाँ जाना है,
फिर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इतना किलोमीटर यहाँ जाना है। तो ये क्या होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रख लेना। डिस्प्लेसमेंट बस डिस्टेंस क्या होता है, बस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया कि मेरे स्कूल से घर का डिस्टेंस इतना है। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब मैं घर से स्कूल गया तो इतना था, फिर स्कूल से मैं हॉस्पिटल गया तो इतना था, हॉस्पिटल से फिर मैं ट्यूशन गया तो इतना था। समझ रहे हो? तो ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये चार्ट है, ये अच्छे से कर लेना, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो अभी तक तो हमने समझा कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, वो स्केलर से डिफरेंट कैसे हैं, जिनमें कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर्स को सॉल्व करना, उन पे ऑपरेशन आगे हम उन पे पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में कंप्लीट कोर्स। अब इसके अंदर वेक्टर्स वेक्टर्स का जो कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर गिवन होता है तो वो किस फॉर्म में होता है। बेसिकली मान लो कि एक वेक्टर है p, इसका कंपोनेंट फॉर्म में कैसे गिवन होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके अंदर ये क्या है, इसकी स्केलर क्वांटिटीज है। एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, और ये अगर ये पूरा मिलके क्या बनता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। आई जे के क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन से बताऊंगी। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स in the direction of ox, in the direction of oy, in the direction of oz axis। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं ये कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम OP लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया, ये बेसिक हम पहले समझ भी चुके हैं, अब हम इनको कंपोनेंट फॉर्म में समझेंगे। इसके अंदर एक कोई पॉइंट P है, स्पेस के अंदर है, उसके के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ठीक है, बेसिकली ये आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन के अंदर नहीं है। इसकी एग्जैक्ट अगर हम लोकेशन बताएं, अगर यहां से ये जेड डिस्टेंस है, वाई एक्स, बेसिकली ये यहाँ कहीं है। जो एक्चुअल पोजीशन है ओपी की वो क्या है, ये पोजीशन है पी पॉइंट की हमारी। ठीक है, ये तो हम सिर्फ बना देते हैं ऐसे। एक्चुअली जो हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक्चुअली जो पोजीशन है वाई की, पी पॉइंट, वो यहाँ पर है जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, अगर हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको मार्किंग कर लेती हूँ ए बी सी। ये अगर पॉइंट है हमारा 1 0 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0 होंगे, और इसका मैंने लिया है 1। ए का कोऑर्डिनेट क्या लिया, 1। यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, यूनिटी वेक्टर हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 1 है, और ये हमारे पास है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0 0। ठीक है, अब हमें ओपी दिया हुआ वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में पोजीशन वेक्टर, जो हमने सब क्या समझा था अभी तक कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो अब कंपोनेंट फॉर्म में हमें गिवन है। इसके अंदर देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को अभी तक हम क्या समझते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जिसका कि मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर कोई भी वेक्टर, उसका नाम ले लेते हैं ए बी, अगर कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट हो जाता है तो वो क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हम उसे बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगाकर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई क्या है, आई एक यूनिट वेक्टर है। ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर 1 यूनिट आ रहा है, यहाँ से हमने देखा 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो जो ये किस स्पेसिफिक होता है, आई जे के पूरे वेक्टर अलजेब्रा में जहां पर भी आपको पढ़ना होगा, तो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पर एक्स के साथ लगाया, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हुआ उसका यूनिट वेक्टर, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और के जेड एक्सिस को, सॉरी जे करेगा वाई एक्सिस को, और के करेगा जेड एक्सिस को। ठीक है, तो ये तीनों रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों यूनिट वेक्टर हैं जिनका की मैग्नीट्यूड 1 है, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, यूनिट वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई करके, दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म। अब इसके अंदर हमने पहले भी बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम उसका डिस्टेंस निकालना है, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये मैग्नीट्यूड तो हुआ यूनिट वेक्टर का, दैट इज 1, और इसका हमें फाइंड आउट करना है
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है जो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, ये आपको कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म में मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब आता है, अब आपको क्या पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब यहाँ पर देखो आप, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के भी दो टाइप्स है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। देखो अब आप यहाँ पर थे, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। सबसे पहले आप ए पॉइंट आपका क्या है, आपका होम है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका होम है, आप अपने घर से स्कूल की तरफ गए, बी क्या है, आपका स्कूल है, आपने स्कूल पहुंच गए। अब आपको स्कूल से जाना है किसी पिकनिक स्पॉट पर, स्कूल वाले आपको पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं आज। तो आप वहां से कहाँ पहुंचे, सी पॉइंट पे आप रीच कर गए, यहाँ पे ये आपका पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, लेकिन ये आपका डिस्टेंस है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 9 किलोमीटर। पर आप इस टाइम इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट पे कितनी दूर हो, आप अपने घर से इस टाइम कितनी दूर हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ए टू सी, ए सी इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, ये क्या आपकी डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज 9 किलोमीटर। तो इसके अंदर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अंदर कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं। इसके अंदर आप समझो, अगर कोई वेक्टर की डायरेक्शन इधर से ए टू बी है और बी टू सी है, डायरेक्शंस का, वेक्टर के अंदर डायरेक्शंस का बहुत रोल है, तो जहां पर भी मैं डायरेक्शन बोलूं समझ लेना ध्यान से, ए टू बी, बी टू सी। तो जो ये वाला वेक्टर आएगा ए टू सी, ए टू सी जो वेक्टर आएगा, अगर मान लो ए टू बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वेक्टर से, इसको कर रहे हैं बी वेक्टर से, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी वेक्टर आएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, जिसके की डायरेक्शन ये वाली है, ध्यान से देखना डायरेक्शंस। ठीक है, अगर हमारी डायरेक्शन ये हो जाती है ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए, वापस हम चल के जब आप घर से स्कूल गए, स्कूल से पिकनिक गए, पिकनिक से घर पे भी तो आओगे, तो उस टाइम पे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट मींस यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट है, यहीं पे आपको फाइनल पॉइंट है, तो इस टाइम आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो अगर हमने यहाँ से किया ए बी सी, ए टू बी प्लस बी टू सी और सी टू ए दोबारा से आ गए, तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। ये ध्यान से पढ़ लो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आती हैं। ठीक है, डायरेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर ए टू सी है, लेकिन यहाँ पे सी टू ए डायरेक्शन आ गई, जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसी के अंदर आ जाता है डिफरेंस। अगर हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का, वो भी हमारा एडिशन का ही पार्ट है। अब यहाँ पर ए टू बी, बी टू सी, ठीक है, अब ये ए सी तो हमने निकाल लिया, ये क्या है, ए प्लस बी है, यहाँ पे वेक्टर क्या है ए और यहाँ पर वेक्टर क्या है बी। अच्छा, हमने वेक्टर्स पढ़े थे, अपोजिट वेक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, अब इसको अंदर, हमारे अंदर अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर देती हूँ, इसके क्या होगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा था, जो इसके अपोजिट हो जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन इसका क्या रहेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उसका एक नेगेटिव साइन आ गया। अब अगर हमें, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी डैश। अब अगर हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ए टू सी डैश निकालना है, तो वो क्या होगा, ए प्लस, अब आप इसको भूल जाओ, इस वाले को आप भूल जाओ। अब अगर आपको ये निकालना है ए टू बी, बी टू सी, और आपको ये निकालना है ए टू सी, तो ये क्या होगा, ए प्लस माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये वही है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो ये सिंपली क्या हो गया, ए, इसको ओपन करेंगे तो माइनस बी आ गया। ठीक है, जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी वेक्टर की, जब डायरेक्शन रिवर्स करता है तो माइनस बी में चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। गॉट द पॉइंट, तो ये हो गया इसका डिफरेंस।
अब इसका पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, जब आपको एडजेसेंट साइड दी हो, देखो ए बी और यहाँ पे ए टू सी, समझ रहे हो? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है और ये यहाँ पे इसका क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, दो को इनिशियल वेक्टर है। यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स नहीं थे, यहाँ से का ये इसका इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, और बी सी का ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो को इनिशियल वेक्टर्स नहीं थे। यहाँ पे एडजेसेंट साइड है और दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं, तब हमारा पैरेललोग्राम यूज होगा। तो इसके अंदर जो इसका डायगोनल है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका एडिशन। अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, तो ये इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो डायगोनल होगा तो ये होगा ए प्लस बी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आपको पैरेललोग्राम पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये करना है जो उसका डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा ए टू बी। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये को इनिशियल एडजेसेंट साइड होना चाहिए और को इनिशियल। अगर ये वाला ऐसे बन जाता है, देखो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, तो या तो ये तो आपका क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। और वैसे भी आप इसके अंदर भी ध्यान से देखो, अब इसको भी हम वेक्टर एडिशन से कोरिलेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप इतना ये देखो, देखो ए टू बी, बी टू डी, अगर हमने इसको पैरेलल ड्रॉ कर लिया तो ए टू बी, बी टू डी, तो ये बी ही हुआ, पैरेललोग्राम है। तो ये आपका ए टू डी क्या हुआ, ए प्लस बी। तो ये आपका वेक्टर, हम इसको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट, समझ आ रहा है? इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना बच्चा, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर देना, मैम इस पॉइंट पे ये चीज हमें समझ नहीं आई थी, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अब इसके अंदर आप देखो कि ए टू बी, बी टू सी, समझ आ गया? अब देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कुछ वेक्टर एडिशन की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो सब फेमिलियर है ही, इन वाली टर्म से। कॉम्यूटेटिव होता क्या है, वही सेम है, a टू बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर वेक्टर a गिवन है, उसको b में ऐड कर रहे हैं या फिर b पहले लिख रहे हैं या a में ऐड कर रहे हैं, तो सेम ही आंसर आएगा। ऐसे आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। जैसे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, कि हम पहले इन दोनों को ऐड करें या पहले इन दोनों को ऐड करें और बाद में इससे ऐड करें, तो वो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, वो इक्वल रहेगा। ये हमारे प्रॉपर्टीज हमें ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाता क्वेश्चन में कि इसका क्वेश्चन आएगा, पर हम जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें ये यूज करनी पड़ती है। हम वहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट वी आर यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हमें उनकी पोजिशन इंटरचेंज करनी पड़ सकती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इफ टू वेक्टर्स, अब अगर जो हमने कॉम्पोनेंट फॉर्म पढ़ी, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, ये तो बस हमने पढ़ लिया, इसको ऐड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने इनकी चीजें पढ़ ली। पर कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, उनके आपस में एक एक वेक्टर, एक एक कंपोनेंट ऐड होता है। जैसे कि अगर ये है, मैं करके दिखा देती हूँ, कैलकुलेट द सम, हमें सम कैलकुलेट करना है इन दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स हमें गिवन है। अब इसके अंदर देखो, अगर ए वेक्टर क्या है, 2i प्लस 2j माइनस 5k, और बी वेक्टर क्या है, 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो x वाला कंपोनेंट है वो x से ऐड होगा, a1 प्लस b1, ये क्या है a1, ये b1, a1 b1, a1 a2 a3, b1 b2 b3। ठीक है, किस फॉर्म में दिए हुए, a1 a2 a3 b1 b2 b3। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस टू आई। ठीक है, आई वाले कंपोनेंट हमने ऐड करे हैं यहाँ पर, प्लस 2 यहाँ पर क्या है, b2 की वैल्यू सॉरी, यहाँ पर क्या है, b2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा j प्लस -5 प्लस 3k। ठीक है, तो x वाले x से, y वाले y से, z वाले z से वही कंपोनेंट ऐड होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k। a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पर अगर सम की जगह डिफरेंस लिखा हो,
अगर एक क्वेश्चन चेंज हो, सम ना लिखकर यहाँ पर मान लो डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही चलेगा, a माइनस बी करना है मान लो आपको, तो a क्या है 2y प्लस 2j माइनस 5k, माइनस करेंगे अब इसको 2y प्लस j प्लस 3k, और वही सेम होगा i वाले i के साथ, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ। इसका क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 i प्लस 2 माइनस 1 j प्लस माइनस 5 माइनस 3, 3 का साइन चेंज हो जाएगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे उसको माइनस करेंगे k, दैट विल बी इक्वल टू 0, i तो रहेगा ही नहीं, 0 इंटू आई लिख देते हैं, वैसे रहेगा नहीं, प्लस j माइनस 8 ऑफ k, तो दिस विल बी इक्वल टू j माइनस 8k, दैट विल बी योर आंसर, अगर इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक वेक्टर गिवन है, स्केलर मींस किसी भी नंबर के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब इसके अंदर देखो, अब इसे इसे अभी छोड़ो, अभी समझते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है, ये क्या है ए वेक्टर, अब इसको मैं 2a वेक्टर कर दूं तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इतना है तो मान लो इतना हो जाएगा, और डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, दैट इज 2a। ए गिवन है, उसको 2a कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इसको माइनस 2a से कर दूं तो क्या होएगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और 2a ही रहेगा ये। ठीक है, अब मैं इसको हाफ से कर दूं, हाफ ए कर दूं, तो मतलब हाफ से वेक्टर अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ हो जाएगी, ये इतना हो जाएगा। अगर माइनस हाफ ए से कर दूं तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इसके अंदर हमारा स्केलर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पर हमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पोनेंट फॉर्म में, जब हमारा वेक्टर गिवन है कॉम्पोनेंट फॉर्म में। तो इसके अंदर अगर कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमें 2 मल्टीप्लाई करना है और कोई भी हमें इस फॉर्म में गिवन है, तो लैम्डा तीनों से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो ना। अब इसके अंदर ये है कि लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, लैम्डा ए। इसके अंदर आप ये क्वेश्चन समझो, इसके अंदर ये कह रहा है कि या तो आप लैम्डा को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, या फिर लैम्डा को पहले लैम्डा तो एक अपने आप में मैग्नीट्यूड है ही, या फिर ए का पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो फिर निकालो। इसको कैसे करेंगे, लेट मान लो कि एक वेक्टर गिवन है आपको, i माइनस जे प्लस 2 के एक वेक्टर गिवन है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, अब लैम्डा है इज इक्वल टू 2, अब लैम्डा ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, मान लो पहले लैम्डा ऑफ ए कैलकुलेट किया तो इसका क्या आया 2, इसके अंदर क्या होता है हर एलिमेंट से होगा, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, हर एक एलिमेंट से हो रहा है ना लैम्डा, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये लैम्डा ए आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, मैग्नीट्यूड क्या होता है ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा 4 + 4 + 16 विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर रूट 24 विल बी इक्वल्स टू 2√6 आएगा, क्या आएगा 2√6, 2√6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हमने कर लिया, दैट इज LHS। अब RHS पे देखे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, अब वो कह रहा है कि ये तो एक मैग्नीट्यूड है ही, मैग्नीट्यूड ही अपने आप में, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट कर ले ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 1 + 4, दैट विल बी इक्वल्स टू √6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू √6, तो ये इक्वल आ रहा है ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आता। हमें हमारा जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो उसको पहले कर रहे हैं बाद में मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है।
ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं। हमने यूनिट वेक्टर समझ तो लिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है ऐसे, और हमें इसका पूछा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम वो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो हमें पूछेगा। तो अब इसके अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए का वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख लेते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये ए गिवन है, इसके डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन तो वही रहती है। हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा ना, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो जिसका वो यूनिट वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में रहेगा। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अब इसके अंदर देखो ए वेक्टर हमें गिवन है 2i plus 3j plus k, we know that, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a मैग्नीट्यूड और a वेक्टर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 14 हो जाएगा। गॉट इट। अब अंडर रूट 14 होने से अब क्या आ जाएगा, हमारे यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में लगा देंगे। ये हमारे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ये नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर हो गया 1/√14 और हमारे पास ए वेक्टर क्या है, एज इट इज आ जाएगा +3j प्लस के। अब यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है, अब ये देखो स्केलर और वही फॉर्म में आ गया ना, ये स्केलर मल्टीप्लाई है और ये आपका वेक्टर है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये इसके तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर क्या आया, √14i प्लस 3/√14j प्लस 1/√14k क्या, दिस इज अवर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि एक वेक्टर ऐसा निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस जिसका कि मैग्नीट्यूड 7 है, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है 7 है। अब वो आपसे यूनिट वेक्टर नहीं पूछ रहा, अब वो कह रहा है यूनिट उसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो अब क्या करोगे, यही सेम आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है। अब आपसे वो जितना भी मैग्नीट्यूड बोलेगा, वो कहेगा 7 मैग्नीट्यूड है या 8 मैग्नीट्यूड है, तो बस आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ आया, वो कहेगा 7 मैग्नीट्यूड है, 10 मैग्नीट्यूड है, 12 मैग्नीट्यूड है, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसी तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इन टॉपिक्स को ना अच्छे से समझते जाना, बहुत सिंपल टॉपिक है और इनके स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ताकि आप उसको रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब आपका एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने आप से नोट्स बनाओ। ए बी टू वेक्टर्स गिवन इन देयर कंपोनेंट फॉर्म, अगर दो ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो इक्वल कब होंगे। अभी तक हम वैसे वैसे हमने इक्वालिटी तो पढ़ी है। इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी वही होती है कि जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बिल्कुल सेम हो तब वो इक्वल होते हैं दो वेक्टर्स। तो इसके अंदर भी हम वही पढ़ेंगे, इसके अंदर कंपोनेंट टू कंपोनेंट हम चेक करेंगे। A1 अगर इक्वल है B1 के, A2 इक्वल है B2 के और A3 इक्वल है B3 के, तो ही इफ ओनली तभी ये इक्वल होंगे दो वेक्टर्स, अदरवाइज नहीं होंगे। अब सपोज करो ए वेक्टर गिवन है हमें I प्लस 2j माइनस 3k और बी गिवन है I प्लस 2j प्लस 3k, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे। देखो A1 क्या है 1 इज इक्वल्स टू B1, B1 है। A2 क्या है 2 इज इक्वल्स टू B2, ये B2 है। लेकिन A3 क्या है -3 बट इज नॉट इक्वल्स टू B3, B3 क्या है 3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम होनी चाहिए, इनका साइन भी सेम होना चाहिए, तभी सेम होंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी सेम इक्वल वेक्टर्स वो नहीं होंगे। ओके
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर हमने पढ़ा था वो वेक्टर जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलल हो, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो ना हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, लेकिन वो दोनों पैरेलल हो। जब कोई चीज दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसमें कुछ कॉमन रहता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है इस फॉर्म में, अगर ए गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी गिवन है, बी वेक्टर इज गिवन b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर इस फॉर्म में हमारे पास दो वेक्टर गिवन है तो वो कब कॉमन, कब एक दूसरे के कोलिनियर हम उसको बोलेंगे, अगर b1, अगर b इज इक्वल्स टू लैम्डा a है तभी, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। जब अगर इसमें से कुछ कॉमन है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर देख लेते हैं कैसे कॉमन है। अब जैसे कि मान लो b1i प्लस b2j प्लस b3k इज इक्वल्स टू, अगर लैम्डा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर हम इसमें से यही सेम चीज मैंने लिखी है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अगर इसके अंदर मान लो हम कुछ मल्टी, इसमें से कुछ कॉमन ले पाए या फिर ए के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करके वो इक्वल आ जाता है हमारा, तो इस कंडीशन को आप समझ लो, मैं भी एग्जांपल के थ्रू उसको क्लियर करवा देती हूँ आपको, ठीक है, ये समझ लो। अब इसके अंदर एक ये टर्म, दूसरी क्या है, अगर इसी से निकल के आई, अगर b1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल्स टू b2 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, प्रोपोर्शनेट है, इनकी जो सारी टर्म्स हैं क्या है, प्रोपोर्शनेट है सम कांस्टेंट के, अगर ये इक्वल आ जाते हैं, ये प्रोपोर्शनेट टर्म्स हैं इनकी। अब क्वेश्चन से देख लेते हैं, ये वाला जो है कोलिनियरिटी आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, a इज दिस एंड b दिस, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट इसकी नेमिंग नहीं दी हुई, नेमिंग कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है। अब यहाँ पे हमें भी कुछ समझ आ रहा है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, बी वाला हम लेते हैं, b को हम लिखेंगे माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब यहाँ पर देखो कि आपको कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, -2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, -2 अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये दिख रहा है टू ए के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू ए, दैट विल बी इक्वल्स टू -2a, तो यहाँ से क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 2a आ गया, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, कोलिनियरिटी की ये है कोलिनियरिटी कंडीशन, b इज इक्वल्स टू लैम्डा a। अब इसके अंदर ऑल्सो वी कैन सी दैट, ऑल्सो वी कैन सी दैट b1 by a1 is equals to b2 by a2 is equals to b3 by a3 are proportionate। यहां से देखेंगे b1 का है, that is -4, a1 is 2 is equals to 6 divided by minus of 3 minus of 8 divided by 4, किसके इक्वल आ रहे, देखो इसको डिवाइड करेंगे सब किसके इक्वल है, -2 -2 -2 -2, दैट इज लैम्डा, ठीक है। So we can say that both the vectors are collinear. So we can say that vector A is equals to this and B is equals to this are collinear vectors, ठीक है। अब आ जाता है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, पर इसको अब देखते हैं।
डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। अब आप इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना इस टॉपिक को, क्योंकि हर जगह आप जो भी बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ भी करोगे, आपको 1 मिनट में ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यार ये डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिख दिए, यार ये इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे बन गया, ये ऐसे कैसे, ये वैसे कैसे। मतलब बच्चों का मेनली मैंने फोकस देखा है जो कंफ्यूज होने का, वो यहीं पर रहता है डायरेक्शन रेशियोज में और डायरेक्शन कोसाइंस में। तो आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से देख लेना। अब हम जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको समझा दिया था कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके अंदर एक एक लाइन है, अगर ये पी पॉइंट है एक्स वाई जेड का, तो इसके अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं तो वो क्या होंगे, डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है पॉजिटिव के साथ, दैट इज अल्फा। तो कॉस अल्फा होगा एक्स एक्सिस के साथ, जो इसको हम बोलेंगे एल। और अगर ये इसके साथ बना रहा है बीटा, तो कोस बीटा होगा, दैट इसको बोलेंगे एम। और ये जेड एक्सिस के साथ गामा, तो कोस गामा इज इक्वल्स टू इसको बोलेंगे एम एन। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, एल इज कोस अल्फा, एम इज कोस बीटा एंड दिस इज कोस गामा, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। और इनके हमने वो भी पढ़ी थी, कुछ रिलेशंस पढ़े थे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो पढ़ा था उसके अंदर हमने, डायरेक्शन रेशियो में क्या पढ़ा था हमने कि एल बाय ए, कुछ उसका एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ प्रोपोर्शनेट टर्म्स रहती हैं इसके साथ। ए बी सी हमने डायरेक्शन रेशियोज पढ़े थे, दैट दिया डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज, और ये क्या है डी सीज डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो कि प्रोपोर्शनेट थे, एल बाय ए इज इक्वल्स टू एम बाय बी इज इक्वल्स टू एन बाय सी इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनेट थे। ठीक है। और इसके अंदर एल पढ़ा था, अगर हमें ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हम एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस माइनस ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल्स टू एन बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो मेन पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, ये तो मैंने आपको रिकैप करवा दिया जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। अब जो मेन पॉइंट बताने वाली हूँ, 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। एक तो आप ये देखो कि जो हमने इससे ये कैलकुलेट किया, ये है क्या, समझ रहे हो। और एक ये जो हमारे पास अगर इसके कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, जो ये एक्स वाई जेड है, ये जो एक्स वाई जेड जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। जब आपको कैलकुलेट करने को आएगा, अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K की फॉर्म में है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कहेगा फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1 A2 एंड A3 आर द डायरेक्शन रेशियोज। समझ आया। अब जैसे मैं इसी के अंदर एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल पी कोई वेक्टर है, इसका है आपका 3i माइनस 2j प्लस 6k, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 माइनस 2 एंड 6, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज फॉर द वेक्टर p। अब इससे हमें कैलकुलेट करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हमने डायरेक्शन कोसाइंस इजीली कैलकुलेट कर दिए। अब मैं इसको कोरिलेट करूंगी, इससे यूनिट वेक्टर से कोरिलेट करूंगी आपका। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये गिवन है डायरेक्शन रेशियोज, इस फॉर्मूले से हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसको यूनिट वेक्टर से हम रिलेट कर लेते हैं, ताकि हम आगे फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूज ना हो। अब आप इसके अंदर देखो, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने, डीआरस लिखने हैं। तो इसके डीआरस क्या हुए, इसके डीआरस क्या हुए इसके 1 1 माइनस 2। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया इसके अकॉर्डिंग A1 A2 3 A3 इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब इसके हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू माइनस 2, हमारे डायरेक्शन रेशियोज पता लग गए। तो ये क्या होगा,
a by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों में ही चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई, l इज इक्वल्स टू a क्या आया हमारे पास 1, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 6। ऐसी m आएगा b बाय दिस, b की वैल्यू क्या है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 6 और n क्या आएगा -2 बाय अंडर रूट ऑफ 6। ये आ गए हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब एक यूनिट वेक्टर, इसमें मैंने ये किया है सब समझाने के लिए, एंड को रिलेट विद द यूनिट वेक्टर। अब इसको आपको यूनिट वेक्टर के साथ को रिलेशन मैं बताती हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाओ। अब इसके अंदर आप इसका अब ये एक वेक्टर गिवन है, अभी आप इसको डायरेक्शन कोसाइंस को भूल जाओ। अब एक ही वेक्टर गिवन है आपका i प्लस जे माइनस 2 के। अब मैं कहूंगी कि आपका इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दो, तो आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, दिस, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसका वेक्टर। अब इसके अंदर देखो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर दैट विल बी अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। तो 1 बाय अंडर रूट 6 और पूरा वेक्टर i प्लस जे -2 के। अब इसको ओपन कर लेंगे, 1 बाय अंडर रूट 6 i प्लस 1 बाय अंडर रूट 6 जे -2 बाय अंडर रूट 6 के। तो ये इसका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। अब आप देखो, ये L है, ये M है और ये N है, दिख रहा है आपको। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, तो अगर जब कोई भी अगर हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, नॉर्मली जनरल कोई भी यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो वो क्या होता है, cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि कभी एकदम से हमें किसी का यूनिट वेक्टर गिवन है और हमें हमें कोई वेक्टर गिवन है, उसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछ लेता है, ठीक है, तो हमें उसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकाल देंगे, तो ये हमारे जो यहाँ पर उसके कंपोनेंट्स हैं, जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, वो उसके क्या होंगे, वो डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं। समझे, इसको बस कोरिलेट करके चलना, आगे क्वेश्चंस में काफी यूज होगा ये। गॉट द पॉइंट। अब हम समझ लेते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब इसके अंदर मान लो हमें कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट P1 यहाँ दिया हुआ है x1 y1 z1, एक पॉइंट P2 यहाँ दिया हुआ है x2 y2 एंड z2। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ओ के रिस्पेक्ट में। अब हमें ये निकालना है। अब इसकी डायरेक्शन चलो मैं बताती हूँ, ये इसमें है OP1 OP2, यहाँ से क्या हुए x1 i, इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो x1 i y1 j प्लस z1 के, और इसके क्या होंगे ओ, ये P1 के, ये P2 के। OP2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, x2 i प्लस y2 j प्लस z3 के, z2 सॉरी z2 के। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमें P1 P2 फाइंड आउट करना है, P1 P2, अब डायरेक्शन भी मैटर करती है। अगर हमने P1 P2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब P1 से P2 की तरफ, ये वाली डायरेक्शन है, तो जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले को माइनस करेंगे, मतलब कि x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, हम इसको माइनस करेंगे। अगर हमें इसकी डायरेक्शन में चलना है, P2 से P1 की डायरेक्शन अगर जा रही है, तो बाद वाले में से पहले वाले को, बस ये ध्यान रखना, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। अब इसमें P1 से, P1 के क्या है x1 माइनस x2 i y1 माइनस y2 j z1 माइनस z2 k। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स है, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये वाला वेक्टर हमारा हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P1 P2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं, तो क्या हो जाएगा, जो ये इसका स्क्वायर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही तो हम पढ़ते हुए आए हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x1 वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, इसका करना होगा तो इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, x वाले कंपोनेंट का, y वाले कंपोनेंट का, z वाले कंपोनेंट का। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। दो पॉइंट है, एक P है एक Q है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 3 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 -2 एंड -4। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, अब हमें वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम, डायरेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q। तो इसके अंदर इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिख के दिखाने की ऐसी कोई सच जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कि फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट, तो इसके अंदर से Q बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। मेन पॉइंट ये है हमारा। बस हम यहाँ पर आई जे के लगा देते हैं। अगर आप इनको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख के दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे लिखा दोगे, ओ पी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, बस इसका 0 है के, और ओ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस माइनस आई माइनस 2j -4 के। अब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे, -1 -2 प्लस -2 -3j प्लस -4 प्लस 4k 0k, that will be equals to -3i -5j -4k। दिस इज फ्रॉम P टू Q। अगर आपको फ्रॉम Q टू P पूछता है, Q टू P, तो P वाले में से इसके माइनस करोगे, या आप खुद से करना, P वालों में से इसको माइनस करोगे। पहले P का आएगा, फिर -1 आई प्लस फिर J वाले कंपोनेंट, फिर K वाले कंपोनेंट। दैट्स इज सिंपल, इसी की तरह ही आप खुद से करके देखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। अभी सारे आप टॉपिक कवर कर लो। इस वीडियो के अंदर हमें सारे टॉपिक्स ही कवर करने हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो आप हाई लेवल के इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप कितने क्वेश्चंस रटोगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग यूज हो जाता है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही होंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमारे मिलाकर आते हैं 14 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स आपके, और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब अगर आप एक बार कर लोगे तो वो आपको इजी ही लगेंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, सेक्शन मतलब उसके पार्ट्स करना, सेक्शन में डिवाइड करना। कोई एक चीज है उसको हम सेक्शन में डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। एक है इंटरनल फॉर्मूला। मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक ओपी, ओपी की डायरेक्शन में, एक ओ क्यू, ओ क्यू, ये वेक्टर का नाम है मान लो ए, और इस वेक्टर का नाम है बी। ठीक है, और जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इसको पर्टिकुलर ही रखते हैं, ओपी को ए और ओ क्यू को बी। अब मान लो कोई एक वेक्टर है ओ आर, जो ये पॉइंट आर है वो उसको m इज टू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पी क्यू को m इज टू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपका जो m रेशियो है वो किसके लिए हुआ, पी आर के लिए m, और पी आर क्यू क्या हुआ, n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इधर से इधर रहती है, पी से क्यू की तरफ ही डायरेक्शन रहती है इसकी। ठीक है, डायरेक्शन पे मैटर करता है, डायरेक्शन ध्यान से देख लेना, कहीं उल्टी सीधी डायरेक्शन आ जाएगी, फॉर्मूला गलत लगा दोगे। तो इसका अगर हम अब हमें ओ आर, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर निकालना है, ओ आर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो एम, ये दूसरे वाले के साथ जाएगा बी, अपोजिट, एम बी प्लस एन, अपोजिट आएगा एन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये इसका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा क्या होता है, अब इसी का एक स्पेशल केस, ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बस एम बी प्लस एन ए। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। वैसे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज होता है, पर फिर भी आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। अब अगर स्पेशल केस है, अगर m इज टू n क्या है, 1:1 है, अगर आपको ये रेशियो है 1:1 में ही डिवाइड कर रहा है, मतलब कि r उसका मिड पॉइंट है, r इज द मिड पॉइंट ऑफ
पी क्यू, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो एम एन क्या हो गया, एम बी वन हो गया, एन बी वन हो गया। तो ओ आर की वैल्यू क्या हो गई, बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 1+1, और बी प्लस ए कॉम्पिटेटिव होता है तो हम इसको ए पहले ऐसे लिख सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ए प्लस बी बाई 2। तो ओ आर क्या हो गया, व्हेन आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू दैट इज रेशियो इज 1:1। तो ये इसका एक स्पेशल केस हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब आ जाता है एक्सटर्नल में, जब वो उसको डिवाइड तो कर रहा है पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। लेट ये एक पी है, क्यू, ओ, ये ए है, ये बी है। अब जो एक आर है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओ आर, आर एक पॉइंट है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये ओ क्यू की वेक्टर में है और ये इसको कर रहा है किस रेशो में, m⁴n रेशो में कर रहा है। तो हमने देखो ये चीज, बस यही जो बच्चे कंफ्यूज होता है ना, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी। अगर ये P2R ही m है, जैसे P2R ये रेशो क्या है, m है पूरी P2R, और Q2R की रेशो क्या है, n है। ठीक है, P2R n है, सॉरी P2R पूरी m है, P2R यहाँ पर तो हाफ हाफ हो गए थे, ये ऐसे नहीं लेना कि ये m है, नहीं, दैट इज रॉन्ग। जब एक्सटर्नल है तो ये सब चलेगा, P2R ही m रहेगा और R2Q ही n रहेगा। इसको फोकस देके मैं बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ताकि अभी आपको वीडियो देखते देखते ये चीजें लर्न हो जाए, आपको बाद में बैठना ना पड़े लर्न करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, m, इसके अपोजिट वाले से b से ओ आर, पोजिशन वेक्टर क्या रहेगा, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, नेगेटिव साइन आ जाएंगे बस, वैसे अगर हम देखें तो सिर्फ एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है, नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर अब हम इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और इससे मिड पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो हमें ये और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Now the question is find position vector of point R. R का position vector करना है which divides the line joining two points. दो points को line joining है उसको divide कर रहा है। ये वाले vectors हैं respectively in the ratio of 2:1. m:n क्या दिया हुआ है हमें, 2:1 दिया हुआ है। एक दोनों केसेस के लिए सोल्व करना है, इंटरनली के लिए भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली के लिए ओपी दिस आर द रिस्पेक्टिवली, तो पी वेक्टर ओपी क्या गिवन है हमें, ओपी को हम क्या लेते हैं, मैंने कहा था ना इसको ए ही लेंगे हम, पी वेक्टर ए ही लेंगे। तो ये क्या गिवन है हमें यहाँ पर, आई प्लस 2j माइनस ऑफ के गिवन है, और ओ क्यू, क्यू को हम बी ही लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में इस चीज को ना ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूला में, बी ही लेंगे, और बी हमें यहाँ पर गिवन है -i+j+k। ठीक है, अब उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है आर, ओ आर वेक्टर, और किस रेशो में कर रहा है, पी आर क्या है यहाँ पर 2:1 रेशो में कर रहा है, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1 रेशो में कर रहा है। a क्या है यहाँ पर i+2j माइनस के है, और b क्या है यहाँ पर -i+j+k है। बस फॉर्मूला लगा देंगे, हमारी चारों चीजें पता लग गई। तो ओ आर इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट सिंपल। m की वैल्यू क्या है 2, b क्या है -i+j+k, और प्लस n की वैल्यू 1, i+2j-k। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 2+1, इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करना इसको आएगा आपका -i+4k4j +k डिवाइडेड बाय 3, ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3i+4/3j+1/3k। समझ गए, सिंपल एक फॉर्मूला ही लगा है, बस हमें ध्यान रखना है कि जो ओपी वाला दिया है, ओपी देखो रिस्पेक्टिवली पी का पोजीशन वेक्टर ये है और क्यू का पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसको हम ए ही लेंगे, ओपी
इज इक्वल्स टू दिस और ओ क्यू इज इक्वल्स टू दिस। तो हमारा फॉर्मूले में कहीं गड़बड़ नहीं होगी, बस नहीं हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। अब एक्सटर्नली वाले में भी बस यही ध्यान रखना है, हमारी यही सेम वैल्यूज है, ओपी वाले को ए ही लेते हैं, इसको बी लेते हैं, एम को 2 लेते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, तो यही सेम सेम यही फिगर रहेगी, सेम ये फिगर ये सेम नहीं रहेगी, पैरामीटर सेम रहेंगे, फिगर ये आपकी इस टाइप से कुछ रहेगी जो हमारी एक्सटर्नल वाली हमने बनाई थी ओ क्यू। अब एक है ये आर, ओ आर, जो कि एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, m इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1। दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b और वी हैव टू फाइंड आउट ओ आर। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, m। देखो अगर जैसे मैं बार बार फॉर्मूला भूल जाती हूँ, अगर हम उसको अच्छे से करेंगे ना कि m क्या है, पी आर वाली रेशियो है, p के साथ वाली रेशियो है, तो इसके साथ वेक्टर कौन सा आएगा, b वाला, q वाला, ऑपोजिट है बस, एम बी माइनस, फिर बस एक याद आते ही तो फिर तो हमें ध्यान आ ही जाती है चीजें। अब इसके अंदर देखो m की वैल्यू 2, b इज माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस n इज 1, a की वैल्यू i प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, तो जब आप सोल्व कर लोगे तो यहाँ पे ओ आर की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 3i प्लस 3k। सिंपल, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। मैं पूरा मतलब पूरा वो लगा रही हूँ अपनी जान की आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि अगर आप एंड मोमेंट पे पढ़ने बैठे हो तो आपको कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ मैं आपको लंबे लंबे उसमें नहीं फंसा रही, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पर बेटा देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत के लिए कोई ऑप्शन नहीं बना है, कहीं पर भी नहीं बना, यहाँ पर क्या कहीं पर भी नहीं बना। अब ये क्वेश्चन है, कर लेते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वाला जो मैंने आपको स्पेशल केस दिखाया था, मिड पॉइंट सिर्फ एक ही इंटरनल में ही हो सकता है, मिड पॉइंट एक्सटर्नल में हो ही नहीं सकता। तो ये ओ क्यू ओ पी और इसका मिड पॉइंट है ये आर। ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ओ आर का। यहाँ पे पी क्या है 2 3 4, यहाँ पे क्या है 4 1 2। हमें ऐसे भी दे सकता है, कोऑर्डिनेट में दे सकता है, तो हम इसके पोजीशन वेक्टर्स बना लेंगे। ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, और लेट ए क्या हुआ, इसको ए नाम दे देंगे ना, हमारे फॉर्मूला में तो हमें ए यूज करना है इसको। 2 आई प्लस 3j प्लस 4k, सिंपल है, तो अब आपको आएगा आपको कंपोनेंट तो। और ओ क्यू इज इक्वल्स टू 4i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता है, और अगर ये हमारे पास एम एन की चाहिए ही नहीं होता, एम इज टू एन तो 1/1 होता है, मिड पॉइंट से समझ आ गया, इसको बेकार में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओ आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, इन दोनों को प्लस कर दो, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आर विल बी इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस के इक्वल आ जाएगा ये, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मुझे लग रहा है आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लेकिन इस वीडियो का एक एक वर्ड अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो अभी तक हमने देखा वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बाय वन वेक्टर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि दो टाइप का है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर स्केलर प्रोडक्ट। जो उसका रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है, रिजल्ट क्या रहता है उसका, स्केलर रहता है। ठीक है, मीन्स जस्ट मैग्नीट्यूड रहता है, जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी रहता है। और वेक्टर का रिजल्ट क्या रहता है, वेक्टर प्रोडक्ट का वेक्टर रिजल्ट रहता है, जो रिजल्ट में रहेगा वो भी वेक्टर रिजल्ट रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर है हमारे ए, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो बीच में साइन आएगा वो भी डॉट ही आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड cos of theta, and theta is what, angle between them।
अगर ये दो वेक्टर गिवन है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो ये थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, और थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 डिग्री से पाई तक वेरी करेगा। गोट इट? अब इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देख लेते हैं। अब अगर आपको यहाँ से एंगल आ जाता है निकालना कि इनके बीच का, आपको ये दिया हुआ है, ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, इनकी डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो आप इससे क्या फॉर्मूला आएगा आपका? इससे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स इनका। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? cos ऑफ इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। अब कुछ बातें हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए, डिस्कस कर लेते हैं सम ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन से पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैं ये दोनों को ना साथ के साथ, जो बच्चों को मेन कंफ्यूजन है, वो मेन प्रॉब्लम यही है कि वो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको साथ के साथ ही ये चीजें करवाऊंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, दोनों में एक दूसरे का रिवर्स हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है। अब वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है a क्रॉस b, a का मैग्नीट्यूड, b magnitude, this is sin theta and this is neta, this is the neta। neta क्या है आपका? डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, a और b दोनों के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन रहेगी। जैसे कि इसके अंदर डायरेक्शन बहुत मैटर करती है वेक्टर्स में, जो कि मैं फर्स्ट अपने वर्ड से बोलती आ रही हूँ बार बार। इसके अंदर जो हमारा राइट थंब है, इसे ऐसे हम इसके करते हैं, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम x पॉजिटिव से x टू y हमें निकालनी है पोजीशन x टू y, तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। काउंटर क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। क्लॉक आपकी ऐसे घूमती है, पर हम लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, क्लॉक हमारी क्लॉकवाइज ऐसे होती है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो हमारा हाथ इसके ऊपर है, ऐसे है, तो हमारा ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारी इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? ऊपर। देखो ये देखो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इसके भी परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसकी हमारी डायरेक्शन क्या आ रही है? अपवर्ड आ रही है, अपवर्ड। तो इसके क्या है? ये जेड एक्सिस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, अब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? ए टू बी है, ए टू बी। तो इसके अंदर अगर हम ए से चलते हैं, हमारा ऐसे है, ए पे हमें ऐसे, ये राइट हैंड ही लेना है हमें, और ए के ऊपर ऐसे अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे, तो बी की साइड ऐसे ऐसे मूव करेंगे हमारी फिंगर्स, तो ऊपर क्या आ रही है डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है। तो एन क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो नीटा की क्या है? डायरेक्शन ये आ रही है। अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है बी टू ए, ध्यान देना, अगर ये है ए टू बी, ये है बी टू ए अगर है, तो हमारा राइट हैंड हमें कैसे लेके जाना है? राइट हैंड हम ऐसे रखेंगे। अब राइट हैंड हमें ऐसे रखना पड़ेगा कि हमारा थंब जो है ये नीचे आ रहा है, राइट हैंड ऐसे रखेंगे और हम ऐसे मूव करेंगे, तो हमारे थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है? डाउनवर्ड्स, दैट इज नेगेटिव, डाउनवर्ड्स आ रही है। यहाँ पे नीटा की माइनस नीटा आ रही है, तो हमारी डायरेक्शन इससे चेंज हो गई। दिस इज स्पेसिफाइंग ओनली जस्ट फॉर डायरेक्शन, दिस इज द यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी। ओके, अब इसके अंदर आपको ये समझ आ गया। अब इसके अंदर से अगर आपका थीटा की वैल्यू, अगर आपको एंगल बिटवीन देम निकालना है, एंगल बिटवीन देम, तो इसका सेम वही प्रोसेस रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी ए डॉट का इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आया आपको? अब इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देख लेते हैं। सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि अगर इन दोनों में से एक भी जीरो हो जाता है, इफ फर्स्ट इज, अगर या तो ये वेक्टर जीरो है या फिर ये जीरो हो जाता है, ठीक है, तो थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा इज नॉट
डिफाइंड, अगर ये आपका है ही नहीं तो थीटा आप डिफाइन कैसे करोगे कि कहाँ तक है, कौन सा एंगल है, किसके बीच में, हमें यही नहीं पता। जब इसकी वैल्यू, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है, ए की है, तो हमारा थीटा क्या है, डिफाइन ही नहीं है। तो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब सेम यही है, इफ इसके क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम रहेगा ये रूल। अगर ये 0 है या फिर बी जो वेक्टर है वो 0 है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा डिफाइन ही नहीं होगा। तो उस केस में भी जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए से बी का, तो वो भी, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, अगर हमने इनको डॉट प्रोडक्ट किया, जैसे कि हमने यहाँ पे डिजिट किया था, जो इसका रिजल्ट है वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इसके अंदर क्या आएगा, ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं इज अ, इसका जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी होने के बाद, ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद क्या आएगा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी जिसमें कि एक डायरेक्शन हमारे साथ गिवन होगी, तो ये वेक्टर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके अंदर, अब यहाँ पर तो हमने देखा कि ए भी 0 है, ए या बी में से, दोनों में से एक 0 है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। पर ऐसा भी तो केस हो सकता है, अगर ए भी 0 नहीं है एंड बी भी 0 के इक्वल नहीं है, देन फिर भी जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। तो ये किस केस में हो सकता है, कि जब ए इज परपेंडिकुलर टू बी होगा। ठीक है, और ये कैसे होगा, अब आप देखो, अगर ये हमारे पास ए है, ये परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा, बट कॉस 90 की डिग्री क्या होती है, कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। समझ गए। अब इसके अंदर हमारे जो यूनिट वेक्टर्स थे, जो हमने पढ़े थे आई जे के, आपको ध्यान होगा आई जे के हमने पढ़ा था, तो वो भी हम देखते हैं। अब इसके अंदर, अब इससे आप देखो, इसी से रिलेट करते हुए हम चलेंगे, एक सेकेंड, हाँ, अब इसी से रिलेट करते हुए चलेंगे। अब इसके अंदर हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आई जे के, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमें पता है तीनों एक्सिस ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके यूनिट वेक्टर्स भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर देखो, अगर हम आई डॉट आई निकालते हैं, आई डॉट आई निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आई डॉट जे निकालेंगे। अब उनके बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री का है, तो वो क्या हो जाएगा, 0, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ऐसे ही आई जे, जे के का प्रोडक्ट भी 0, ऐसे के आई का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ है रिजल्ट्स जो हमें याद रखने ही होते हैं। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 0 है, ये रिजल्ट है जो हमारे बहुत काम के होते हैं। आई जे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0, आई जे, जे के आई, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं, थर्ड के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, जब हमारे पास, अब हमने बात करी एंगल 90 डिग्री की, तो अब हमारे पास जब थीटा की वैल्यू है π/2 या फिर 90 डिग्री, एक ही बात है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास है साइन थीटा। अब a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इसके अंदर a क्रॉस b किसके इक्वल आ जाएगा, a डॉट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, जो इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो तो रहेगा, ये ईटा है वो इसके साथ रहेगा, वो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा जो कि उसके परपेंडिकुलर है। अब इसके अंदर आई जे के कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चलते हैं, दैट इज y z एंड x, j i
एंड दिस इज के यूनिट वेक्टर्स है जिनका की मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। अब इसके अंदर देखो I क्रॉस J जब करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? अभी देखो मैं यहाँ से दोबारा से ऐसे करके दिखा रही हूँ, ये x है, y जा रही हूँ, I से J की तरफ जा रही हूँ, तो क्या आ रहा है? उनके परपेंडिकुलर, और उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है? Z है। Z मीन्स यहाँ पे हमारे यूनिट वेक्टर क्या है? K। ये क्या आएगा हमारा? अगर हम फॉर्मूले से जाएं, एक बार मैं समझा देती हूँ, अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो ये क्या आएगा? I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और ईटा इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ईटा की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है हमें? K दिखा रहा है, तो हम ईटा की जगह K लिख सकते हैं, वो भी उनके परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर ही है तो हम K लिख सकते हैं। ऐसे आएगा I to J K, J क्रॉस K I एंड K क्रॉस I इज J। ये रिजल्ट है जो कि ये लर्न करने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, हम आगे अभी इन्हीं पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव होती है, तो इसके अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई जे, जे आई, जे इंटू आई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आई जे 0, जे आई 0, जे के 0, के जे, मतलब आगे पीछे इसको आप लिख सकते हो, बट इधर आपको बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर हम यहाँ पर करते हैं जे क्रॉस आई तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो आई क्रॉस जैसे जे हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था आपको बी क्रॉस ए समझाया था कि वो क्या हो जाएगी, उसकी नेगेटिव में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, नीटा की डायरेक्शन नीचे चली जाएगी बी क्रॉस ए करने के बाद। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आपने किया, अब मेरे को जे से आई की तरफ आना है, तो ऐसे हैंड रखूंगी मैं तो जे के आई की तरफ आना है, ऐसे मुझे आना है। तो आप ये देखो कि ये मेरी कहाँ जा रही है, जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स जा रही है, डाउनवर्ड्स मीन्स नेगेटिव हो गई तो वो चेंज हो जाएगा सारा, ठीक है। ऐसे इसका आ जाएगा, अगर हम रिवर्स कर देंगे इसको जे, तो माइनस ऑफ आई, डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं इसकी, तो और आई इंटू के इज माइनस ऑफ जे। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो ये चीजें मैं समझा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो आपको पता है कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये दोनों इंटरचेंजेबल क्यों है, इनकी जो ये जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं क्यों है, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ही इंटरचेंजेबल है। अगर साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है तो कोस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है, और साइन थीटा अगर 90 डिग्री पे 1 होता है तो कोस थीटा 90 डिग्री पे 0 होता है। बस इसी वजह से ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, ये जो कॉन्सेप्ट आपका बना है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा, और कंफ्यूज नहीं होना, मेन बात तो। अब इसके अंदर वही केस आ गया आपका 0 डिग्री का। अब अगर हमें इसके डॉट प्रोडक्ट है तो क्या है वो, कोस ऑफ थीटा, जब कोस थीटा 0 है तो ये क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। कोस थीटा 0 कब होगा, जब दो पैरेलल लाइंस होंगी जिनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा होगा। और एक हमारा स्पेशल केस इसके अंदर हम ले लेते हैं, स्पेशल केस जब हमारा ए के साथ ही ए का प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, जब ए ही है और वो ही ए है तो उसके बीच में क्या एंगल, 0 एंगल, तो इससे क्या आ जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर आया उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन, तब आपको पता लगेगा। इसके अंदर ए डॉट ए क्या आया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये क्या आया, इसका स्क्वायर आएगा। ऐसे ही आप इसके अंदर देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फिर से चलते हैं, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रही। अब इसके अंदर आई इंटू आई सेम वाला लेते हैं, अब आई इंटू आई, इससे क्या आ जाएगा, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पर आई हमें पता है क्या है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो यहाँ से आई डॉट आई क्या आ गया 1। ऐसे ही सेम जे डॉट जे क्या आ जाएगा 1, ऐसे ही सेम के डॉट के क्या आ जाएगा 1, ठीक है, क्लियर हो गए।
इनको दोबारा से रिपीट करना, इस वीडियो को ना रिवाइंड करके फिर देखना, रिवर्स करके आप इसको देखना, पर इसको क्लियर जरूर करना, बिकॉज यही बैकबोन है। अब इसके अंदर आ जाता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अब जो केस यहाँ पे हमने पढ़ा था, अगर ए भी 0 नहीं है, ए वेक्टर भी 0, सॉरी इन पे वेक्टर के साइन जरूर लगाना, ए वेक्टर भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, फिर भी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ जाता है, तो वो किस केस में आ जाएगा? ऑब्वियसली साइन 0 इज 0। जब साइन 0 की वैल्यू 0 है, जब हमारा उनके बीच का एंगल 0 है, तब ये 0 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसने सबको 0 कर दिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर अपने यही देखते हैं आई जे के। अब इसके अंदर अब 0 डिग्री किसके बीच में होता है? 0 डिग्री किसके बीच में होता है? पैरेलल के बीच में होता है। अब इसके अंदर इसका इस भी स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में वही ए डॉट ए क्रॉस ए, सॉरी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है? आपस में इसका एंगल क्या है? 0 डिग्री है। यहाँ पे 0 डिग्री था तो ये आ गया, पर यहाँ पे साइन 0 इज 0, तो ए क्रॉस ए इज 0। ठीक है, अब वही देखते हैं आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। अब इसके अंदर क्या रहेगा? आई क्रॉस आई भी 0, ऐसे ही सेम इसी की तरह जे क्रॉस जे जो आपस में हो रहे हैं तो 0, के क्रॉस के इज 0। ठीक है, इसके अंदर आपको बस ये लर्न करना है कि जब यहाँ पर होता है, जब ये आई जे यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट होता है, जब सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू 1 आ जाती है डॉट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब अगर जब वो सेम नहीं होते तो वो 0 आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आते हैं? जब वो सेम होते हैं तो 0 आते हैं, जब वो सेम नहीं होते तो यहाँ पे 0 आते हैं, सेम होते हैं तो 1 आता है। क्रॉस प्रोडक्ट्स में सेम होते हैं तो 0 आते हैं, और अगर सेम नहीं होते तो उनके वो वाली परपेंडिकुलर वाली वैल्यू आती है जो उनके परपेंडिकुलर होती है। और इन डायरेक्शंस को भी ये लर्न करना। आई जे, ये ऐसे लिख के चलते हैं हम, आई जे जे के, देखो आई जे के आई, साइकिल बन रही है आपकी, आई से जे गए, जे से के से आई, तो ये पॉजिटिव वाले रहते हैं। और जब हम उल्टा चल रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, के जे आई, और फिर आई जे आई के, तो ये हमारे नेगेटिव वाले रहते हैं। तो आपको इस साइकिल को बस थोड़ा सा दिमाग में बिठा लोगे इस चीज को, तो आप भूलोगे नहीं। कितना लर्न करोगे, कितना रटोगे, मैथ्स तो रटने वाला सब्जेक्ट है भी नहीं। ठीक है, अब ये हो गए हमारे। अब आ जाते हैं हमारा फिफ्थ केस, जहाँ पे भी थीटा इज इक्वल्स टू पाई है। थीटा इज इक्वल्स टू पाई। अब थीटा इज इक्वल्स टू पाई पे कोस थीटा की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। कोस पाई की वैल्यू होती है 1, -1, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो इसके अंदर हमारे पास अगर दो है, उसके बीच में एंगल है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर पाई है, तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस पाई। कोस पाई की जगह पर क्या आ गया? -1, तो -1 को हमने आगे लिख दिया, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा -1 का। अब इसके अंदर देखो आप, माइनस पाई एंगल किसके साथ बनता है? अगर ये हमारे पास वेक्टर जा रहा है ए, तो जो इसका नेगेटिव है -a, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये कोई इनिशियल यहाँ से हो गया ना, कोई इनिशियल, पर इसके बीच में एंगल कितना बना दोनों के अंदर? ए, और ये आपस में जो नेगेटिव है इसका क्या बना? पाई एंगल बना यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ए का डॉट प्रोडक्ट -a से, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड और कोस पाई क्या हो गया? -1 हो गया, और जो मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये क्या आ गया? ए ही आ गया, और माइनस साइन बाहर आ गया, तो इसका ये क्या आया? -a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हो आप? देखो इसी के अंदर है, जब ए डॉट ए किया था
तो a का स्क्वायर आया था, पर जब a माइनस a के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया तो माइनस a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है। ये रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। a डॉट प्रोडक्ट विद माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस a का स्क्वायर। ये इसमें माइनस a का आ रहा है, जब एक माइनस में है, जब दोनों पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर आ रहा है। अब इसके अंदर भी देखते हैं, इसके अंदर भी सेम है, a डॉट b, तो इसके अंदर अगर हमारे पास पाई है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सेम यही अगर हमारा a ये माइनस a और a ये वेक्टर्स हैं, तो a वेक्टर डॉट क्रॉस a वेक्टर क्रॉस माइनस a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, a वेक्टर क्रॉस माइनस a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में a क्रॉस a भी 0 है और ये भी 0 है, क्योंकि साइन पाई दोनों में इसमें 0 डिग्री बैठ रहा है और इसके अंदर 180 बैठ रहा है, तो दोनों में ही साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले भी अभी इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था आईजे वाले केस में। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे आप a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, आपका सेम आंसर मिलेगा। पर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अगर ये C ये डॉट प्रोडक्ट है b प्लस c के साथ हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो जाएगी a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, a का b के साथ और दोनों को फिर बाद में ऐड कर देंगे एडिशन के लिए। ऐसे ही सेम इसके अंदर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, इसके अंदर भी होगी। जैसे कि अगर आपका a क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है b प्लस c के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, मतलब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हो, फिर उन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका a डॉट b के साथ, तो आप पहले इनको डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, फिर स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर उस स्केलर को पहले a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, या फिर उसको पहले b के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, ऑल द सेम थिंग्स। ऐसे ही आपका इसके अंदर भी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में भी अगर कोई ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b की, तो आप दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, फिर लैम्डा ले लो, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले इसके साथ करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, या फिर पहले b के साथ इसको लैम्डा को कर लो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ऑल द सेम थिंग्स। ओके, अब जो लास्ट बात रह जाती है इसके अंदर बताने के लिए, वो ये रह जाती है, अगर हमारे वेक्टर्स, अभी तक हमने सीख तो लिया ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये ऐसे होता है, पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं जनरली वो किस फॉर्म में आते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है वो कंपोनेंट फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, अगर हमारा ए वेक्टर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में a2j plus a3k and b vector is given by b1i plus b2j plus b3k की फॉर्म में अगर गिवन है, तो हमारा इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 के इक्वल आएगी। ये सारा सॉल्व करके सबको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करके ही आया है। इसके अंदर आप देखो कि अगर आई इसके अंदर a1 b1 अगर हम आई को भी करते हैं, तो आई डॉट आई हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। ऐसे j डॉट j 1 होता है, ये 1 होता है, और सारे मल्टीप्लाई विद 0 हो गए। वो सारा इसका डेरिवेशन के लिए, अभी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालनी आती है तो इनके एडजेसेंट ये ही
मल्टीप्लाई हो जाएँगे आपस में और इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है? अब ऐसे इसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर बात करते हैं। अगर हमारे पास ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है सेम ऐसे A2j प्लस A3k एंड B इज़ इक्वल्स टू B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका निकालते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट। और इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? आई जे के, आई जे के, और यहाँ पे क्या रहेगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फर्स्ट रो के फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे इसको ओपन, तो इसको लीव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप। और सेकंड वाले में क्या होता है, जब हमें पता ही है मैट्रिक्स हमने पढ़ा ही हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो बता देती हूँ। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा? 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये 1 3 एलिमेंट है। तो इसके अंदर पावर आएगी 1 प्लस 2 दैट इज -1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा माइनस। तो सेकंड एलिमेंट में हमारे पास क्या आता है? माइनस आ जाता है सेकंड टर्म के लिए। पहले माइनस लिखेंगे, फिर इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो क्या आएगा? A1 B3 माइनस A3 B1 और जे कैप प्लस इस सेकंड टर्म में माइनस आएगा और थर्ड टर्म के लिए प्लस आएगा। इसको लीव कर देंगे, A1 B3 माइनस A3 B1 के कैप। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है? आप इसको पहले इस फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को आपको ओपन नहीं करना, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इसका, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है? अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन करके इजी फिर आगे वाले टॉपिक पे हम मूव करेंगे। बहुत इजी है, 2 टॉपिक हैं, वो मैं आपको 2 क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। बस 2 ही छोटे-छोटे टॉपिक्स ही रह गए हैं। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन देखो आप पहले, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। एक थीटा फाइंड आउट करना है। अच्छा, थीटा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो हमने दोनों में पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा है। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन में ईज़ी रहता है, तो हम वही ऑप्ट कर लेंगे। ओके? तो इसके अंदर देखो, ए ये है, बी ये है, और cos थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर? ए डॉट बी का प्रोडक्ट और फिर इनके मैग्नीट्यूड का। ये मैंने बताया था ना, उसी फॉर्मूले से निकल के आया, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। अब इसके लिए ना हमें क्या-क्या चाहिए? ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, इनके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। और बी का मैग्नीट्यूड क्या आया इधर से? 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक है? अब इनका डॉट प्रोडक्ट मैंने सिखाया था, आई प्लस जे माइनस ऑफ के डॉट आई माइनस जे प्लस के। ठीक है? अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है कि मैंने कहा था आई वाले आई से ही मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका क्या होएगा? 1, इसका 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है? अब ये सारी वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, बस निकल गया आंसर। cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या फाइंड आउट हुआ है यहाँ से? -1, और इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू √3, किसके इक्वल आ गया? -1/3। तो यहाँ से cos थीटा आ गया -1/3। हमें बतानी है थीटा की वैल्यू, हमें बताना है एंगल, दैट इज cos इनवर्स ऑफ -1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी, जबकि हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो पहले ए क्रॉस बी ही फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। ये अभी जो मैंने सिखाया था, ए क्रॉस बी, इसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे, आई जे के, और यहाँ पे A1 A2 A3, तो A1 क्या है? 2 1 3, और B1 3, B2 इज 5 एंड -2। अब इसे ओपन कर लेंगे बस। सबसे पहले क्या होगा? इसके अलोंग करेंगे तो इनको लीव कर देंगे, -2 -15 आई कैप, इसमें नेगेटिव आएगा तो लीव कर देंगे, -4 -9 जे कैप,
प्लस आएगा, को लीव कर देंगे तो 10 माइनस 3। अभी तक सारे बच्चे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स कर ही चुके होंगे, मैं मान के चल रही हूँ। -7 आए, 13 प्लस 13j प्लस 7k, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, a क्रॉस b। पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी का भी मैग्नीट्यूड हो तो इनके जो स्केलर क्वांटिटीज होती है इनका स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है। -17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, √507। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बस अब 2-3 छोटे-छोटे फॉर्मूलाज रह गए हैं, अब उन्हें भी देख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, जैसे कि एक वेक्टर गिवन है a टू b, उसकी प्रोजेक्शन निकालनी है एक लाइन पे। एक लाइन है l, उस लाइन पे उसकी प्रोजेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये यहाँ से ये इसकी प्रोजेक्शन है, दिस इज द प्रोजेक्शन p। तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, प्रोजेक्शन p को हम कैसे निकालेंगे, a b का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा वैल्यू जो भी वो एंगल उस लाइन के साथ बना रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये हमें ए बी गिवन है और थीटा गिवन है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। और दूसरा फॉर्मूला आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अनदर वेक्टर। अब दो वेक्टर गिवन है, हमें इसके अंदर थीटा गिवन नहीं है, दो वेक्टर गिवन है। अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो इसके ऊपर हमें इसकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो उसके अंदर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जिसकी प्रोजेक्शन है वो ए वेक्टर, और जिसके ऊपर फाइंड आउट करनी है, जिसके ऊपर उसकी प्रोजेक्शन है, तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी, मतलब कि ए और बी की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बात एक ही है, लिखा सब कुछ सेम ही हुआ है, लेकिन बस थोड़ा इससे हमारा इजी हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्वेश्चन इज द फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, p, ये तो वेक्टर एज इट इज आएगा, इसका आएगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर निकालनी है, ऐसे ध्यान रखना है हमें इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, a डॉट b। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या होता है, जो इनके एडजेसेंट होते हैं इनको ही करना होता है, 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1। दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 10। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 4 5 6 अंडर रूट ऑफ 6। बस इसके अंदर हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स सो इजी। इसके अंदर इसकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 10 और दिस इज √6, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10/6 √6, 5/3 √6 इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखो, और जो इसके अंदर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, इसके अंदर बस थोड़ा डायरेक्शन का हमें ध्यान देना है। डायरेक्शन का कैसे ध्यान देना है, जैसे कि एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल का एक ये मतलब जो हमारा ये पॉइंट है ना, ये को इनिशियल पॉइंट है दो साइड्स के लिए, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ये यहाँ से दोनों स्टार्ट नहीं हो रहे ना, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट है। तो ये जो हमारी साइड्स हैं, अगर हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए होते, अगर ये तो हमें दिया हुआ है, अगर आपको दिए होते 3 पॉइंट्स के कुछ भी दिया होता, x1 y1 z1, ऐसे इसका x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो आप क्या फाइंड आउट करते, आप ए बी फाइंड आउट करते और ए सी फाइंड आउट करते। देखो इनिशियल पॉइंट ए टू बी, ए टू सी, ए टू बी, ए टू सी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ ऑफ, अगर ये वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना है ए से और ये कर रहा है बी से, तो ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और वैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट करना है। अब इसके अंदर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके की साइड्स हमें गिवन है ए बी और ए सी। देखो इसके अंदर साइड्स गिवन है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। यहाँ पर तो गिवन है तो ठीक है, जो ये पॉइंट अगर दिए रहते हैं तो आपको ए बी और ए सी निकालना है, कॉमन पॉइंट के साथ निकालना है, तभी आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला, वी नो दैट द फॉर्मूला इज ए बी क्रॉस ए सी, बस डायरेक्ट लगा देंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट इज आई जे के। ए बी इज 0 1 2, दैट इज 1 2 0। इसको ओपन कर लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम सब करा था, 0 -4 आए, इसमें नेगेटिव का साइन आएगा, इसको लीव करेंगे तो 0 -2 आ रहा है इसके अंदर, 0 -2 जे, एंड इस प्लस का साइन आएगा। ये क्या है, छोटी सी बनाना, ये क्या है, 0 -1, 0 -1, तो ये क्या आ गया, दैट इज के। -4 आए प्लस 2j माइनस ऑफ के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 21, ठीक है। अब इसका लेकिन हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बट हमें पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, हाफ ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 21, दैट इज अवर आंसर। और इसके आगे लिख देंगे, क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट किया है तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। एरिया के आगे हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट। अब ऐसे ही जैसे हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब दो एडजेसेंट दी हुई हैं, साइड्स दी हुई हैं, इसमें भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है जो हमने ट्रायंगल में सिखाई थी। जैसे ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो जो एडजेसेंट साइड्स हैं इसकी, ये यहाँ से ए टू बी, ए टू सी, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए टू बी, ए टू डी, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल्स टू द ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसके अंदर किसके इक्वल आ जाएगा, ए या फिर ए बी क्रॉस ए डी, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। देखो एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही है, गिवन बाय ए एंड बी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू क्या है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो आई जे के और 3 1 4 1 -1 1। अब ये इसको ओपन कर लेंगे, इसके 1 प्लस 4 हो जाएगा, 1 -4 प्लस 4 हो जाएगा, आए माइनस इसके अराउंड करेंगे तो 3 -4 जे प्लस आएगा, अब तो -3 -1 के। इसे ओपन कर लेंगे, 5 आए और -1 हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा, -4 के। अब इसका मैग्नीट्यूड एक, ये मैं सॉरी यार मैं बार बार लगा देती हूँ, ये इधर साइन नहीं आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा इसका, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 1 प्लस 16। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 25 और 26 और 16 किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज विल बी इक्वल टू 42, अंडर रूट ऑफ 42। तो आंसर इज अंडर रूट स्क्वायर यूनिट्स। Required area is for under root 42 square units. This is your final answer. Okay बच्चों, यहीं पर हमारा वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट होता है। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने पूरा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे, और जो दोनों चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो ये दोनों मिला के आएंगे 14 मार्क्स की, और अच्छे हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो आप इस ये जो 4 वीडियोस इसकी हैं, एक ये और एक
3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर उसके अंदर एक में होंगे आपके एमसीक्यूज़, एक वीडियोज़ में होंगे आपके इसके क्वालिटी क्वेश्चंस, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर में आएँगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के होंगे। तो आप प्लीज़ इस सब के लिए सब्सक्राइब कर लेना और ये ज़रूर कर लेना। तो अगर आपने 4 वीडियोज़ देख ली, तो आपके 14 नंबर तो पक्का ही पक्का हो जाएँगे और एक-एक कॉन्सेप्ट आप इससे क्लियर कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।